हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोगों ने क्लास 12th बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया था। तो आज उसका ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। अगर आप लोगों ने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसी तुरंत जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है पुष्प के अंग और परागकोश और उसकी संरचना। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्प के अंग के बारे में। तो जो पुष्प के अंग होते हैं वो दो प्रकार से मिलते हैं। पहला होता है आपका सहायक अंग और दूसरा होता है आवश्यक अंग। सहायक अंग वो होते हैं जो कि परागण के लिए पुष्प को सहायता देते हैं। वहीं आवश्यक अंग वो वह होते हैं जो परागण के लिए आवश्यक अंग होते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक अंग के बारे में कि सहायक अंग कौन कौन से होते हैं। तो वह दलपुंज और दलपुंज ये क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि जो वह दलपुंज है वह समूह है किसका, वह दल का। वहीं जो दलपुंज है वह भी समूह है किसका, दल का। ठीक है। तो वह दलपुंज और दलपुंज ये क्या है, आपके पुष्प के सहायक अंग। वही हम बात करते हैं आवश्यक अंग की। तो आवश्यक अंग में भी दो आते हैं, एक पुमंग और एक जयांग। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया पहले। तो पुमंग भी समूह है किसका, पुंकेसर का। वहीं जयांग भी समूह है किसका, स्त्रीकेसर का। यानी स्त्रीकेसर के समूह को क्या बोलते हैं, जयांग कहते हैं। वही पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, पुमंग कहते हैं। ठीक है। तो पुमंग जयांग क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। वहीं दलपुंज वह दलपुंज क्या होते हैं, सहायक अंग होते हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आइए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं परागकोश के बारे में। ठीक है। तो हम लोग परागकोश की बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी। तो यह पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है जहाँ परागकण बनते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। यह पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है जहाँ परागकण बनते हैं। आइए इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो ये जो आपको पूरी संरचना दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, पुंकेसर है। ठीक है। पुंकेसर के ऊपर वाला भाग यानी कि ये वाला गोल सा, इसी को हम क्या बोलते हैं, परागकोश कहते हैं। और उसके नीचे की जो संरचना है उसे, यानी यहाँ से यहाँ वाला भाग, इसको बोलते हैं पुतंतु या तंतु। ठीक है। तो ये जो पुंकेसर का जो ऊपर वाला भाग है इन्हीं को क्या बोलते हैं, परागकोश। अभी जो परागकोश से आगे चलकर परागकण का निर्माण करते हैं। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं परागकोश की संरचना के बारे में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए, यह द्विपालित संरचना होती है। प्रत्येक पाली संयोजी ऊतक से जुड़ा होता है। हमने क्या बोला कि परागकोश द्विपालित संरचना होती है, प्रत्येक पाली संयोजी ऊतक से जुड़ा होता है। आइए इसको डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको आपको बनाकर दिखाता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपकी है परागकोश। ठीक है, परागकोश इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ बना लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो परागकोश है इसमें आपको दो पाली दिख रही होगी, एक पाली ये दिख रही होगी और एक पाली ये दिख रही होती है। यानी कि
एक पाली आपकी ये हो गई और एक पाली आपकी ये हो गई, ठीक है। तो इसको मिलाकर क्या बोलते हैं, द्विपालित। इसलिए परागकोश कैसी संरचना होती है, द्विपालित संरचना होती है, ठीक है। जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक पाली आपका ये है और एक पाली आपका ये है, ठीक है। वहीं ये जो पालियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं इसको क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक पाली क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। अच्छा देखिएगा, जब इस परागकोश को हम ऐसे 20 से काटते हैं यानी कि अनुप्रस्थ विभाजन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, यानी कि 2 ऊपर के भाग हो जाएंगे और 2 नीचे के, ठीक है। वही हम इस ऊपर वाले भाग को सामने की तरफ करके अगर देखते हैं तो कुछ हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि एक पाली इधर हो जाएगी, एक पाली आपकी इधर हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कि यानी कि एक पाली ये और एक पाली ये, हम देखते हैं कि ये जो पाली है इसमें आपको 2 कोने दिखाई देंगे, इस पाली में भी आपको 2 कोने दिखाई देंगे। ये जो कोने होते हैं इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। किसको, इस कोने को, यानी कि एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी और दूसरे पाली में 2 लघु बीजाणुधानी। तो यहाँ से एमसीक्यू प्रश्न में पूछा जाता है कि जो परागकोश है उसमें कितनी लघु बीजाणुधानियाँ हैं। तो याद रखें, एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं, ठीक है, इसको याद रखें। आइए आगे चलते पढ़ते हैं इस लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। तो अगर हम लोग बात करते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में तो ये 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। कितनी, लघु बीजाणुधानी 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम बाह्य त्वचा की, ठीक है, जिसको हम बाहरी त्वचा भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं। आइए बात करते हैं, यह सबसे बाहरी परत होती है। वहीं यह एक स्तर की बनी होती है। कौन, बाह्य त्वचा सबसे बाहरी होती है और एक स्तर की बनी होती है। इसका काम क्या होता है, यह सुरक्षा देती है। जैसे कि हमारे शरीर की त्वचा होती है ये हमें सुरक्षा देती है, वैसे बाह्य त्वचा क्या करती है, सुरक्षा देती है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं दूसरा स्तर। तो जो दूसरा स्तर है उसका नाम है अंतस्थीसियम, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोथीसियम। एक परत की बनी होती है। ये जो अंतस्थीसियम है वह एक परत की बनी होती है। अब इसका काम क्या होता है, यह परागकोश के फटने में मदद करती है, ठीक है। तो याद रखें, अंतस्थीसियम क्या करता है, परागकोश के फटने में मदद करता है, ठीक है। वही हम आगे बात करते हैं तीसरे परत की, जिसको बोलते हैं मध्य परत, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर। यह 1 से 3 परत से बनी होती है, ठीक है। याद रखिए जो मध्य परत है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यह 1 से 3 परत से बनी होती है। यह भी परागकोश के फटने में मदद करती है। याद रखें, जो अंतस्थीसियम है और जो मध्य परत है ये दोनों परागकोश के फटने में मदद करती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चौथे स्तर के बारे में, जिसका नाम है टेप्टम, ठीक है। ये जो टेप्टम होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं टेप्टम। यह सबसे अंदर की परत होती है। तो सबसे अंदर की परत आपका टेप्टम कहलाती है। वहीं यह एक स्तर की बनी होती है। अगला बिंदु, यह बहुकेंद्रकीय होता है। तो अभी हमने पढ़ा बाह्य त्वचा,
अंतःथिसियम मध्य परत। तो ये सारे एक केंद्रीकृत थे, लेकिन जो टेप्टम है कैसे होते हैं, बहुकेंद्रीय होता है। वहीं परागकण को पोषण देता है। तो जो टेप्टम है इसका काम क्या है, परागकण को पोषण देता है। अगर हम बात करें टेप्टम की तो इसके काम, ठीक है, कई सारे काम होते हैं। जैसे पहला पोषण प्रदान करना, ठीक है, उसके साथ साथ कैलेस एंजाइम उत्पन्न करना, प्रोविस का स्राव करना, ठीक है। तो इनका ये भी काम होता है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि टेप्टम पोषण प्रदान करता है किसको, परागकण को, और कैलेस एंजाइम उत्पन्न करता है, ठीक है, और प्रोविस का स्राव करता है। आइए इन सारों को हम डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये जो सबसे बाहरी परत है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ जी, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं। ये बाह्य त्वचा क्या करती है, ये सुरक्षा देने का काम करती है। वहीं ये वाला भाग जो कि ब्लू कलर से बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतःथिसियम, ठीक है। जो अंतःथिसियम है ये क्या करती है, परागकोश के फटने में मदद करती है। अब जो मध्य परत है, मध्य परत हमने बोला कि 1 से 3 स्तर की बनी होती है। आप देख पा रहे हैं कि यानी 1, ठीक है, परत हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। यानी जो मध्य परत है वह 1 से 3 परत से मिलकर बनी होती है, और ये क्या करती है, परागकोश के फटने में मदद करती है। सबसे अंदर आपको ये वाली लेयर दिख रही होगी जो कि हमने ब्लू कलर से बनाया है, यानी नीले कलर से, ठीक है। इसको बोलते हैं टेप्टम। टेप्टम में आपको बहुत सारे केंद्रक दिख रहे होंगे, क्योंकि टेप्टम को क्या बोलते हैं, बहुकेंद्रकी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने टेप्टम के काम बताएं, क्या करते हैं, पोषण प्रदान करता है, कैल्शियम एंजाइम उत्पन्न करता है, और प्रोबिस का स्राव करता है। अब देखते हैं कि जो टेप्टम है ना, इसके अंदर आपको ये कोशिकाओं का समूह दिख रहा होगा, ठीक है। आप जानते हैं कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो जो कोशिकाओं का समूह, उसका नाम होता है, क्या होता है, बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। इंग्लिश में स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ये जो बीजाणुजन उत्तक है, यानी जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, यह परागण से क्या लेते हैं, पोषण लेते हैं। यह टेप्टम से पोषण लेते हैं। यह टेप्टम से पोषण लेकर अपने आकार में वृद्धि करते हैं, और उसका नाम बदल जाता है। तो नाम इसका हो जाता है लघु बीजाणु मातृक कोशिका, इंग्लिश में माइक्रो मदर सेल कहते हैं, ठीक है। जो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। यही आगे चलकर परागण का निर्माण करता है, ठीक है। फिर समझिएगा कि जो टेप्टम है, ठीक है, टेप्टम के अंदर कोशिकाओं का समूह होता है। इन समूह को क्या बोलते हैं, बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये टेप्टम से क्या लेते हैं, पोषण लेते हैं। टेप्टम से पोषण लेने के बाद इनके आकार में वृद्धि होती है, और का नाम हो जाता है लघु बीजाणु मातृक कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, ये कैसे होते हैं, द्विगुणित, यानी कि ट्विन होते हैं, ठीक है। यही आगे चलकर परागकण का निर्माण करती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।